पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एग्री की तरफ नहीं भेजना चाह रहे हैं, या आप अपने बच्चों को ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि खेती की तरफ जाना चाहिए? ये क्या ये एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है? खेती की तरफ तो खैर मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा बच्चों का रुझान है। एंड हमारा अपना बेटा भी है और उसका भी नहीं है। एक मैं जैसे क्रॉप साइकिल, जैसे कोई सब्जी खेती होती है, उसमें बेसिकली सबसे पहली स्टेज होती है जर्मिनेशन, उसके बाद वनस्पतिक विकास आता है, फिर फूल अवस्था, और फाइनली जब फ्रूट मैच्योरिटी होती है। प्लांट्स हमने जब मंगाए इनिशियली 1 एकड़ का प्लांटेशन के लिए हम लोगों ने हैदराबाद से डॉक्टर श्रीनिवासन रेड्डी में CNC वैरायटी है, और दूसरे एकड़ में जो हमारी वैरायटी है वो है अमेरिकन ब्यूटी एंड वियतनाम वाइट का जी, वो हम लोगों ने हरियाणा से ही लिया अग्रोनोमा से। फर्टिलाइजर आते हैं जो बाकी किसान भाई डालते हैं नॉर्मल खेती में, तो ये हम बायो किट यूज़ करते हैं। इसके ऊपर की खाद में भी नीम खली, ठीक है। और बर्मिंग कंपोज वगैरह, बाकी केमिकल नहीं यूज़ करते बेसिकली। तो सर सबके पास जैसे इतना बजट नहीं होता है, एक नॉर्मल अगर किसान स्टार्ट करना चाहे तो कम एरिया से भी इसको स्टार्ट कर सकता होगा ना? बिल्कुल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 एकड़ या 2 एकड़ ही लगाना है। हाँ जी, 2 कनाल से शुरू कर लो आप, ठीक है। मैक्सिमम आधा किले से शुरू कर लो। किसी एक और फार्म में हुआ है, वहाँ फ्लड वाटर का पानी ज़्यादा दिन रुका रहा, उनका 2 एकड़ का पूरा फार्म खराब हो गया था। तो सर यहाँ पे कितने एकड़ में है अपना ये फार्म? ये हमारा 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में है। तो जब स्टार्टिंग की थी, जब स्टार्टिंग में ही 2 एकड़ लगाया था या कम एरिया से इसको स्टार्ट किया था? फर्स्ट डे से स्टार्टिंग 2 एकड़ से की थी। अच्छा जी। तो सर सबके पास जैसे इतना बजट नहीं होता है, एक नॉर्मल अगर किसान स्टार्ट करना चाहे तो कम एरिया से भी इसको स्टार्ट कर सकता होगा ना? बिल्कुल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 एकड़ या 2 एकड़ ही लगाना है। हाँ जी, 2 कनाल से शुरू कर लो आप, ठीक है। मैक्सिमम आधा किले से शुरू कर लो। 1 एकड़ में हमारे कितने ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट लगे हुए हैं? 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 500 पिलर लगता है। अच्छा, पिलर लगते हैं हाँ, जो पिलर ये है। वाले हाँ, पिलर हैं, और 1 पिलर पे 4 पौधे हैं, ठीक है। तो 2000 के करीब 10-20 ऊपर प्लस माइनस। और ये कितने दिन का एज कितनी होगी इस फार्म की अभी फिलहाल? ये 3 साल प्लस हो गया। 3 साल का हो चुका है। 2 ईल्ड लिए हैं हमने इससे अभी तक। अच्छा, 2 ईल्ड मतलब कि फर्स्ट ईयर की तो ईल्ड आप नहीं लेते हैं? फर्स्ट ईल्ड की तो ये है कि अपना कम फ्रूट लेते हैं ताकि पौधा मजबूत हो, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत हो अपना रिश्तेदारों को मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेको उसका। बाकी सेकंड ईल्ड को हम फर्स्ट ईल्ड मानते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने 2 पूरी कंप्लीट ईल्ड ली है। 2 पूरी ईल्ड ली है। इस पे कांटे भी आए हुए हैं पूरे पौधों पे? हाँ, ये कैक्टस की फैमिली का प्लांट है इसलिए। तो 1 एकड़ में जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं समझना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने देखा आपने चारों तरफ तार बाड़ कर रखी है, इसका फेंसिंग कर रखी है, तो शायद फेंसिंग मेरा अपना मानना है कि अगर आपने ड्रैगन या कोई और भी बागवानी में कहीं भी जाना है, हाँ जी, तो फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानवर बहुत हैं। पहले हमारे एरिया में रोज़ नहीं थे, आजकल बहुत हैं। ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल में देता हूँ, हमने 1 एकड़ मिक्स फ्रूट भी लगाया था, पर उसकी फेंसिंग नहीं की थी तो कोई बचा नहीं, तो 10-20 पौधे बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं। तो फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ड्रैगन लगाओ चाहे कोई भी लगाओ, फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो उसके बाद फेंसिंग कर ली। जो ये पिलर्स हैं ये कहाँ से बनवाए आपने? हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट पंजाब में पार्टी है एक, ओके। वहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, बिजली के खंभे बनाते हैं, 75 साल की गारंटी देते हैं, और हमने वहाँ से बनवाया है। और एक पिलर कितने रुपए का खर्चा पड़ जाता है, मतलब कि एक पिलर तो डिपेंड करता है जी। जो हमने बनवाया था, यहाँ सस्ते भी बनाते हैं, पर हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि अगर एक पिलर आपका 10 साल बाद भी अगर टूट जाता है तो आपके समझो 4 पौधे के, ये 25 साल की फसल है। अच्छा, तो इस पिलर की अभी कितनी है जो ये आपने लगवाया जिसको? ये मतलब 4 साल हो गया होगा, 3.5 साल यहाँ, जब 5-4 महीने वहाँ बनने में लग गया होगा, जब पड़े होंगे तो 4 साल मैक्सिमम है। मतलब 25 साल हमारी क्रॉप की एज है। ये ड्रैगन जो लगाया है ये 25 साल हमें फल देगा। 25 साल फल देगा। और पिलर की एज अगर 25 साल नहीं हुई, बीच में खराब हो गया, तो फिर आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि शुरू में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जो हम जिस रेट में हम लाए थे, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ हरियाणा में उससे सस्ते रेट पे बनते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो पिलर इतने मजबूत ना हो। हाँ जी, मैंने खुद अपने पिलर बनवाए थे, वो पड़े हुए हैं देखो 100 से ज़्यादा, पर वो मजबूत हैं, लेकिन वो शुरू में फिनिशिंग नहीं आई। फिर तो जो मिस्त्री था इतना अच्छा नहीं लगा, तब तक हमारा बात चल रहा था। फिर हमने जाके जब इनका काम देखा तो हमें पूरा पसंद आया, और हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दिया, और वहीं से सारा कुछ लिया। ठीक है। तो मान सकते हैं कि 25 साल तक ये पिलर भी चलेगा? 100% चलेगा, हमारे को पूरा विश्वास है, हमने उनका काम देखा हुआ है जाके।
अच्छा जी, अब ये बताओ कि ये वैरायटी कौन सी लगा रखी है ड्रैगन फ्रूट? ये सैमसी और एक अमेरिकन ब्यूटी है, मैं जिसको ज्यादातर हमारा 95% रेड है। ओके पर कुछ ट्रायल के लिए हमने 10-15 पेड़ येलो ड्रैगन के भी लगाए थे जी। इस साल। होपफुली शायद उस पर फ्रूटिंग आएगी, पर अभी तक फ्रूटिंग नहीं आया। पर मैक्सिमम हमारा रेड वाला है। रेड वाली कौन सी वैरायटी बताई? ये सैमसी और एक अमेरिकन ब्यूटी करके है। अमेरिकन ब्यूटी येलो है? येलो नहीं, रेड में भी है। ठीक है। हाँ जी। तो ये है। और इसकी अगर एक अब 3 साल हो चुके हैं, हाँ जी, एक प्लांट से आपकी कितनी प्रोडक्शन आ जाती है? प्रोडक्शन ऐसे तो मैं केजीज में तो नहीं बताऊंगा, बट कल आपको बताया था कि शायद इसमें 4000 के पर फर्स्ट ईयर हर साल। ये इसका दूसरा ये है कि जितनी फील्ड फर्स्ट ईयर आई है वो पहले 6-7 साल तक बढ़ती रहेगी, फिर एक जगह जाके 6th या 7th ईयर जाके एक जगह पे रुकेगी और फुली सेटिस्फाइड, मतलब कि हाँ। ठीक है। तो जब प्लांट हमने आपने जो ये 2 वैरायटी में बताई हैं, कहाँ से मिलती है किसान भाई को अगर कोई लगाना है तो जेन्युइन जो, क्योंकि लंबी फसल है, एक बार गलती होगी प्लांट में ही तो फिर किसान को नुकसान हो सकता है इसमें। ये कई नर्सरियों में है, बाकी हमने 1 एकड़ का हैदराबाद से मंगवाया था। ओके। 1 एकड़ का हरियाणा से लिया था। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि कहाँ से परचेज कर सकते हैं किसान भाई? आप परचेज करना चाहे तो हमारी नर्सरी हमारे पास भी है। अच्छा, आपने भी स्टार्ट कर दिया? हमने भी स्टार्ट किया। हमारी नर्सरी काफी बिकी है इस बारी, और हमारी नर्सरी का फीडबैक तो जो लेके गए हैं आप उतनी सिरे, जो मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। बाकी काफी नर्सरी इस बारी हमारी सेल हुई है। तो 1 एकड़ में ये पूरा सेटअप लगाने के लिए 500 पिलर प्लस ये प्लांट्स प्लस ये जैसा ड्रिप इरिगेशन आपने कर रखी है, कितना बजट किसान भाई का उसको मान के चलना चाहिए कि 1 एकड़ में उसका खर्चा आएगा? 1 एकड़ में 6 से 7 लाख का खर्चा है। ठीक है। अंदर का एक्सक्लूडिंग जाल एंड बाहर वाले फेंसिंग अलग होगी, अलग है। उसमें आपका पिलर हो जाएगा, ये छतरी हो जाएगी, हाँ जी, नर्सरी हो जाएगी, ड्रिप इरिगेशन प्लस बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक है। और जो लगाने वालों का खर्चा, एवरीथिंग। तो पर लाइन के हिसाब से डबल ड्रिप इसमें चलती है? हाँ, डबल ड्रिप चलती है। और ये कौन सी है कंपनी की है? ये जैन इरिगेशन की। ठीक है। तो स्पेसिंग कितनी है इस पूरे 1 एकड़ की? स्पेसिंग मेरा ख्याल प्लांट टू प्लांट 7 है, रो टू रो 10 है। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं अगर कि आगे से ये अगर कोई लगाता है तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब इसकी कैनोपी बढ़ने लगी है। क्योंकि हम भी उस टाइम नए थे, हमें भी पूरा इतना तजर्बा नहीं था। ठीक है। हम आगे हमारे से कोई पूछता है तो हम रिकमेंड करते हैं जो डिस्टेंस हमारा है इससे ज्यादा रखो आप, क्योंकि आप देखोगे ना अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट निकल नहीं सकोगे यहाँ से, फिर छोटा ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत आती है। तो मेजर एक्सपेंसेस का एक तो पिलर सरेंगे, एक स्टार्टिंग के जो प्लांट खरीदने हैं, पिलर, छतरी ये है कि अगर किसी के पास थोड़ा बजट का वो है तो छतरी 5-6 महीने ठहर के भी लग सकती है। क्योंकि छतरी पौधा इतना है, बड़ा होते होते 5-6 महीने तो ले लेगा। तो छतरी बाद में भी लग सकती है, पर लेकिन लगानी तो पड़ेगी। तो मेजर खर्चा है पिलर का, छतरी का, अपना प्लांट्स का। प्लांट एक पिलर पे 4 प्लांट लगे हैं, आप भी सेल करते हैं, बाहर से मिलता है, क्या प्राइस रहता है एक प्लांट का? एक प्लांट का 80 से 100 रुपए तक है। ठीक है। पर हमें जो हैदराबाद वाला पड़ा था हमारे को 140-50 का पड़ा था, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट का जो चार्जेस था, बाई एयर का चार्ज मिला के। ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन अगर कोई किसान करना चाहे तो वो ड्रिप पे ही इसको करे, कंपलसरी है या ओपन में भी? नहीं, कंपलसरी नहीं है, वो ओपन में भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा ड्रिप इरिगेशन पे ज्यादा, इसलिए ठीक है क्योंकि इसको पानी की थोड़ा बिल्कुल नमी चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो खुले में करोगे तो फिर वो ज्यादा इतना अच्छा, कईयों का मैंने देखा है थोड़ा लगाया उन्होंने ओपन में किया हुआ है, बट ड्रिप इरिगेशन ज्यादा ठीक रहेगा इस पर। हाँ। और इसके अंदर कोई बीच में फसल लगाना चाहे तो क्या किसान भाई फसल भी लगाते हैं? लगाया हुआ है लोगों ने, छोटी फसल कोई भी लगा दो जो इससे बड़ी ना हो, इसकी हाइट को कवर ना करे। बाकी हमने भी शुरू में 1 साल थोड़ा टाइम लगाया था धनिया वगैरह, पर फिर हमने नहीं इसलिए लगाया कि हम इसकी इनकम से वैसे ही सेटिस्फाइड हैं, तो फिर क्यों रिस्क लेना कि फंगस आ जाए, ये आ जाए, वो। हाँ, जो मतलब कि दूसरी अगर हम फसल लगाते हैं उसमें जो कीट रोग आएंगे उसका टैग इस पे भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने अभी बिल्कुल, आप देखो कि कोई फसल नहीं है। इसके नीचे मैं ये देख रहा हूँ, ये आपने ये मिट्टी लगा रखी है। कुछ किसान भाई पूरा बेड पे लगा देते हैं, तो आपने शायद लेवल पे लगाया था, बाद में इस पे मिट्टी चढ़ाई? हाँ, पहले बेड ही था, पर एक बार जब पानी आ गया था तो फिर दोबारा बनाए थे, तो तब से फिर ये है। अच्छा, पानी आ गया था मतलब इसके? पानी एक्चुअली हमारा एरिया में पानी कभी आता नहीं है, लेकिन वो 2-3 साल पहले जो ज्यादा बारिश हुई थी, प्लस नान के पास को पहाड़ टूट गया था। ठीक है। वो पानी आया था,
और उस टाइम तो काफी पानी कई दिन रहा, कई पौधे हाँ, मोर्टेलिटी नहीं हम तो बिल्कुल हिम्मत, थोड़ा एक टाइम ऐसा आया था, बट गॉड हैज बीन वेरी काइंड। हमारी मेहनत थी और गॉड की ब्लेसिंग थी, सारा वापस वैसे ही आ गए। ठीक है, मतलब सारे प्लांट रिवाइव सारे कर रिवाइव करके सारे। ठीक है, तो इस गोबर की खाद को के अलावा भी क्या आप जैसे फर्टिलाइजर आते हैं जो बाकी किसान भाई डालते हैं नॉर्मल खेती में, तो ये हम बायो के यूज करते हैं इस गोबर की खाद में भी नीम खली, ठीक है, और वर्मिंग कंपोज वगैरह, बाकी केमिकल नहीं यूज करते बेसिकली। मतलब ये इस स्टेज तक का इतनी अच्छी जो इसकी कैनोपी बनी है बिना अभी तक कोई केमिकल के, ये ऑर्गेनिक चल रहा है। ऑर्गेनिक मतलब कि 100 ऑर्गेनिक, यू कैन से नेचुरल है हमारा ऑर्गेनिक में। कभी हो सकता है कभी थोड़ा फंगस के लिए कोई ऐसा एक आध डाला हो, लेकिन बिल्कुल हमारा केमिकल का। इसीलिए हमने गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट किया था कि हमारा रेट उस हिसाब से थोड़ा हाई होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट दिया है, कंसीडर होगा नहीं होगा। हाँ जी, ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए। बाकी हम केमिकल ना यूज किया ना करेंगे, क्योंकि खाने वाली चीज है तो क्यों किसी का नुकसान करना है। तो फाइनली अगर कोई किसान भाई 6-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करता है, जैसे कि आपके खेत में मैं देख रहा हूँ कोई भी खरपतवार नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद 1 एकड़ से प्रोडक्शन जो आएगी उसका लगभग ईयरली अगर हम बात करें तो 1 एकड़ से किसान भाई कितना पैसा कमा सकते हैं? फर्स्ट ईयर मेरा ख्याल इसमें कम से कम भी लगाओ तो 3-4 लाख मिनिमम। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर की आप बता रहे हैं? हाँ, पहली यील्ड जो हमारी जो फुल यील्ड, पहले तो सबसे पहले वाला तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसको दूसरे को पहला मानते हैं। किस रेट पे सेल होता है ये? सेल का कोई रेट फिक्स नहीं है। हाँ जी, ये तो डिपेंड करता है कि जब मार्केट में कई बार नवरात्रे हैं, शादियां हैं, तो उस टाइम तो इतनी डिमांड होती है तो रेट जंप मार जाता है। फिर कई बार ज़्यादा आ गया, इम्पोर्टेड भी आ रहा है जो बाहर से आता है, तो फिर रेट डाउन है। बट कम से कम रेट भी, कम से कम मैं कहता हूँ 100 भी जाएगा ना तो भी फार्मर इसमें बहुत प्रॉफिटेबल है। मतलब कि गेहूं धान से काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है ये। रेट तो फिक्स है ही नहीं इसका, कोई अगर कहे तो भाई इतने का है, वो बिल्कुल नहीं है। शुरू में 1-2 फर्म थी जो हमारे से जब दे जाते थे कि वो पहले रेट तय करते थे, बट वो भी फिक्स रोज का रेट था कि रोज ये लेना है, तो मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था। तो ये है। तो डेली का रूटीन वर्क क्या रहता है, मतलब कि कितनी लेबर लगती है? लेबर इंटेंसिव वर्क है या सीजन पे ही जरूरत पड़ती है? नहीं, लेबर इंटेंसिव वर्क है। पहले हमारे यहाँ 10-15 लेडीज का ग्रुप है, जो महीने में से 15-20 दिन काम करता था जी। लेकिन अभी बहुत कम हो गया क्योंकि हमने ज़्यादा मशीनरीकरण करा दिया है। हाँ जी। अभी 2 एकड़ ड्रैगन और 1 एकड़ चंदन के लिए एक अलग से छोटा ट्रैक्टर लिया है, 4x4 पावर स्टेयरिंग। ठीक है। तो अंदर तो रोटावेटर टिलर चल जाता है। सिर्फ लेबर 2 या 3 बार साल में आती है, एक तो जब 2 बार खाद मारना होता है, ठीक है, या फिर एक घेरे की, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर नहीं चल सकता तो घेरे की सफाई मैनुअली करनी पड़ती है। मतलब कि एक तो खरपतवार के सफाई के लिए जरूरत होती है, एक खाद के लिए होती है, और एक तुड़ाई के टाइम पे जरूरत पड़ती है। तुड़ाई तो खैर लड़के हमारे 2-3 नौकर अपने मैनेज कर लेते हैं। कभी हुआ लेडीज लगी हैं, जो उन लेडीज में भी 2-3 ऐसी लेडीज जो ट्रेंड हो गई हैं, ठीक है, तो किसी भी काम में लगाओ तो कर लेती हैं। कटिंग भी कर लेती हैं क्योंकि 2-3 साल से आ रही हैं, तो उनमें से ज़्यादा सारी तो नहीं, क्योंकि कई लेडीज तो रोज फिर बदल जाती हैं, पर जो मेन 2-3 लेडीज हैं वो सारे काम कर लेती हैं। बंदे हमारे दोनों अभी पूरे एक्सपर्ट हैं, कटिंग करनी है, कैसे ट्रिमिंग करनी है। तो इसको मैं देख रहा हूँ आपने बांध रखा है 2-3 जगह पे, एक ये वायर के साथ जी। तो इसकी बंदाई करते रहनी पड़ती है? बंदाई करते, क्योंकि छोटा सा लगाओगे ये बढ़ता रहता है, जैसे 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 तो फिर ऊपर बढ़ता है, ऐसे बांधते रहते हैं, नीचे वाला खोल दिया ऊपर कर लिया, तो ऐसा। ठीक है। हाँ जी। तो 25 साल तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगी, 25 साल तक बाद में तो शायद काम धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे आपने बताया ऑटोमेट होना स्टार्ट हो गया है। 25 साल बहुत होते हैं, 25 साल इतनी इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिर बाद में है भी नहीं, साफ सफाई का है, लेबर का है। हाँ जी। तो मतलब इनिशियली थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, बाकी बाद में तो कोई ज्यादा नहीं है खर्चा इस पे। तो कुछ किसान भाइयों ने जो इन्होंने बंद कर दी ये खेती करनी, जो पहले करते थे, वो कहते हैं कि बचत नहीं निकली या फायदा नहीं हुआ, तो क्या रीजन है? ड्रैगन की या नॉर्मल ट्रेडिशन? ड्रैगन की फ्रूट की बात कर रहा हूँ मैं, जो किसान भाई छोड़ जाते हैं, 25 साल तक नहीं रखते हैं, तो क्या मेन रीजन रहता है उनका फेल होने का? मैंने वैसे ऐसा कोई आपकी निगाह, आप तो जाते हैं, बाकी हो सकता है ये रीजन रहा हो कि उन्होंने शुरू से मेहनत नहीं की पूरी, या उनसे बात नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे यहाँ भी आते हैं कई
कहते हैं कि नहीं नहीं यार, मतलब दे शो ऑफ देयर मनी कि मैं 2 नौकर रख लूंगा, वो देख लेंगे। कोई कहता है नहीं मैं बड़ा सिंसियर नौकर रखूंगा, अपने आप पूरा ईमानदारी से काम करेगा। पर हमारा पर्सनल मानना है कि जब तक आपकी पर्सनल अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए। तो हो सकता है उनमें से कोई ये कमी रह गई हो, उन्होंने दूसरों के नौकरों के सारे छोड़ दिया हो, जहाँ आप दूर बैठे हैं नहीं देख पा रहे और यहाँ प्रॉपर केयर नहीं की। अदरवाइज हमारा तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। मुझे भी गांव में जब लगाया था डिस्करेज भी बहुतों ने किया था। कुछ ऐसे तो जो मेरा हौसला अफजाई भी कर रहे थे, कई तो ये भी कहते थे पत्थर लगा दिए, बिजली घर बना दिया, ये कर दिया, जमीन सत्यानाश कर दी, इतने के ड्रैगन होते हैं ये होते हैं। तो हमने करके दिखा दिया कि होते हैं और हम कामयाब हैं और हम सेटिस्फाइड हैं। तो अब आप इसको स्केल करने की सोच रहे हैं 2 एकड़ से आगे भी? सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये है कि अभी हमें भी 3 साल हो गए हैं, 3 से ज़्यादा ही। तो परफेक्ट तो बंदा कभी नहीं बनता, फिर तो भगवान ही बन जाए। पर हमें काफ़ी नॉलेज इसकी हो गई है कि कैसे इसको क्या केयर करनी है, कैसे फ्रूट मीठा करना है, बड़ा करना है। तो हम ज़्यादा नहीं तो 1 एकड़ तो अभी जल्दी और बढ़ाएंगे। तो सर आप कोई भी आदमी दूसरी बार जो कोई काम स्टार्ट करता है वो पहले से बेटर करता है, प्लस कम खर्चे में कर देता है, क्योंकि उसको सारा मैथमेटिक्स समझ आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन कौन सी गलती आप अगर कोई किसान भाई ना करनी चाहिए, जैसे आप अगर दोबारा स्टार्ट करोगे तो किन किन चीजों की गलती नहीं करेंगे जो आपने पहले करी थी? गलती एक तो हमारा सीजन उस टाइम बारिश वाला था। ठीक है। तो जुलाई वाला सीजन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे जब आए थे लगाने तो उनका 8-10 दिन का काम था, जो 19 दिन में हुआ था, 19-20 दिन में। समझ नहीं आया सर मैं, आप लगाने का सीजन कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किस किस टाइम पे लगता है ये फेब और जुलाई में। फेब और जुलाई हमारे टाइम पे बारिशों में शुरू किया था, तो 1 दिन काम करते थे, 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता था, बारिश हो जाती, बारिश का था। हाँ जी। बाकी अपना क्या क्वेश्चन क्या था? फरवरी में लगाने का सही टाइम कौन सा है इसका? फरवरी में कभी भी लगा लो, मतलब कि बेसिकली उसके बाद मार्च तक भी चल जाए तो फिर आगे बारिश हो जाती है तो फिर पकड़ हो जाती है। मतलब फरवरी में जो पौधा लगेगा उसको जड़ पकड़ने में उसके पास एक कुछ टाइम लैप्स होगा, और जब बारिश आएगी तब टाइम ऑलमोस्ट इनका मतलब कि महीने का फर्क पड़ता है। किसी सीजन में लगाओ 12-13 महीने इसको मिनिमम चाहिए फ्रूटिंग के लिए। ठीक है। हाँ, एक हमारे अंदर बात बन चुकी है कि खेती में लाइफस्टाइल नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपने जब ये 1-2 साल देखा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम खेती से जुड़े रहे, हमारा एक फार्म हो, अच्छे लाइफस्टाइल भी जिए और खेती से हमारा पैसा आता रहे। तो क्या खेती और लाइफस्टाइल एक साथ चल सकता है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने स्टार्ट किया था जब क्या कंडीशन थी और अब काफी टाइम के बाद क्या लाइफस्टाइल भी मैनेज हो सकता है खेती के साइड बाय साइड? नहीं, दिक्कतें तो आती हैं। हम लोग जिस हिसाब से कैंट में साफ सुथरी जगह में रहे, हस्बैंड के साथ रहे, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ टाइम कुरुक्षेत्र में भी रहे हम लोग। फार्म पे जब हम लोग आए हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं था जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भैंसें बनती थी और हम लोग नीम के नीचे भी बैठे हैं। पूरा 1-1.5 साल तो हम लोग, हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठे हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसको हमने अपने अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया है। और खेती में फायदा है अगर आप खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग ड्रैगन फ्रूट से भी सेटिस्फाइड हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ब्रेक इवन आपका 2 नहीं 3 साल में हो जाएगा, पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। और रही बात धूप की, तो धूप में तो 2 साल मैंने खुद वर्कर्स के साथ में बैठ करके जमीन पर उनके साथ में काम किया है। और मेरे यहाँ लेडीज की बहुत अच्छी टीम है, 20-22 लेडीज हैं। जब भी जरूरत होती है खाद लगाते हैं हम लोग, वो लोग आते हैं और उनको भी एक सपोर्ट मिल जाता है डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं। और हम लोगों को उनका बहुत सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से हम लोग इतना बड़ा फार्म खड़ा कर पाएंगे। जैसा कि आप कह रहे थे, मेहनत करनी पड़ती है। प्लस जो लाइफस्टाइल की बात है, पहले जैसे मैडम ने बताया कि पहले हमारा भी ऐसा नहीं था, सारा कुछ आके शुरू से स्क्रैच 1 से शुरू किया है। यहाँ भैंस वगैरह बनती थी, ऐसा ऐसा इसको डेवलप किया है। अभी भी हम और डेवलप कर रहे हैं। अभी ऐसा हो गया कि अभी आप यकीन करो कि हम वो चंडीगढ़ भी जाते हैं तो हमें रात को ये होता है कि अपने फार्म पे मेरा इसके बिना मन नहीं लगता, जो कि यहाँ ग्रीनरी और ठंडी हवा है वो कहीं और नहीं मिल सकती। और जो लेडीज का है, लेडीज पहले हमारे यहाँ 20-22 लेडी जो आती थी,
अभी वो सिर्फ बहुत कम हो गया, साल में 1-2 बार, क्योंकि हमने ज्यादातर मशीनरीकरण कर दिया है और उससे हमारा अभी उतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। अभी हम ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, बाकी वर्कर हैं जो करते हैं। पिछली 2 साल हमने खूब मेहनत की है, लेकिन ऐसा ऐसा अभी थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो गया और आगे और अच्छा हो जाएगा। तो मैम अब हम आपसे इस पूरी जो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग है उसकी एग्रोनॉमी समझना चाहेंगे, ताकि कोई किसान भाई अगर इसको शुरू करता है तो एक बेसिक ट्रेनिंग तो उसको इस एपिसोड से ही मिल जाए कि उसको खेत में जब उसके पास प्लांट आएगा वहां से लेके उसको अपनी स्टेज के हिसाब से क्या क्या चीजें करनी है। तो उसके लिए हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं, मैं एक करके आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए जैसे आपने सर से भी हमने बात करी, तो इसके प्लांट आप कहाँ से जैसे आपने मंगवाए, तो और कोई किसान भाई अगर लेना चाहता है तो उसको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? प्लांट्स हमने जब मंगाए इनिशियली, हाँ जी, और करीब 3.5 साल पहले 1 एकड़ का प्लांटेशन के लिए हम लोगों ने हैदराबाद से डॉक्टर श्रीनिवासन रेड्डी हैं, CMC वैरायटी है, और दूसरे एकड़ में जो हमारी वैरायटी है वो है अमेरिकन ब्यूटी एंड वियतनाम वाइट का जी। वो हम लोगों ने हरियाणा से ही लिया था, घरोंडा से। क्या डिफरेंस है कुछ इन वैरायटीज के अंदर भी? एक तो फ्रूट की थोड़ा सा देखने में फ़र्क है, हाँ जी, साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, और किसी चीज़ की जो ब्यूटी होती है वो CMC जो है थोड़ा सा गोल है, ठीक है, और दूसरा जो अमेरिकन ब्यूटी वियतनाम वाइट है ये थोड़ा सा लंबा है, अदरवाइज दोनों ही मीठे हैं। एक मैं जैसे क्रॉप साइकिल, जैसे कोई सब्जी खेती होती है उसमें बेसिकली सबसे पहली स्टेज होती है जर्मिनेशन, उसके बाद वनस्पतिक विकास आता है, फिर फूल अवस्था, और फाइनली जब फ्रूट मैच्योरिटी होती है। तो ड्रैगन फ्रूट के अंदर ये स्टेजेस कैसे चलती है, कितने दिन के अंतराल पे चलती हैं, इसको थोड़ा सा आप समझाएं। ड्रैगन फ्रूट के लिए कि जब इसका मदर प्लांट आता है वो करीब 10 इंच से लेकर के आप 12 इंच या 14-15 इंच तक होता है, ठीक है। रूट्स उसमें डेवलप हुई आती हैं जो प्लांटेशन है, और अदरवाइज नहीं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद में ऑलमोस्ट ये 1 साल। कटिंग कैसे, मैं समझना चाहूँगा, कटिंग मतलब? कटिंग जो मेच्योर प्लांट है, हाँ। जैसे अब हम लोगों का 3-3.5 साल हो गए हैं, 2 फ्रूटिंग हम लोग ले चुके हैं जी। अब हम अपने भी प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आप भी सेल कर रहे हो? मतलब हम भी सेल कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हाँ। और जितना मदर रूट स्टॉक जितना अच्छा होगा इसका, तो वो कितने दिन में इसका, जैसे हमने कटिंग लगा दी तो इसको जो ग्रोथ होने में, फ्रूटिंग जैसे 13 महीने में आती है आई थिंक इसके अंदर, है ना? फ्रूटिंग का इसका जैसे सीजन, अगर आपने फरवरी में लगाया है तो वो आपको 1.5 साल बाद फ्रूट मिलेगा। 1.5 साल बाद फ्रूट? 1.5 साल के बाद में। और अगर आपने जुलाई अगस्त में लगाया है तो वो आपको ऑलमोस्ट आफ्टर 10 मंथ्स फ्रूटिंग पे आ जाता है। आइडियल सोइंग टाइम क्या रहता है इसका? आइडियल टाइम जो है इसका, ये ट्रॉपिकल प्लांट है, हाँ जी, और इसके लिए जब जैसी बारिश होती है, क्लाइमेट जैसा अपना ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिड जैसे हुआ इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। जनरली इसमें जो फ्लावरिंग है मिड जून से शुरू होता है, जैसे हमारे यहाँ जो मानसून आता है जून में आता है। पिछले साल अप्रैल में भी बारिश हो गया था, मई में भी, इस बार भी बारिश जल्दी आया है। हमारे यहाँ भी कुछ प्लांट्स के ऊपर बडिंग शुरू हो गया, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5-6 दिन के वो छोटे छोटे बडिंग साइज बढ़ते जा रहे हैं जी। और होपफुली जून एंड या जुलाई 1st-2nd वीक तक हमें फ्रूट मिल जाएगा। और इनिशियली जब इसको लगाते हैं, लगाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है आपने किस टाइम पे लगाया है। अगर आपने जून जुलाई अगस्त में लगाया या सितंबर में, थोड़ा सा जब गर्मी कम हो, बारिश हो, उस टाइम पे लगाते हैं तो वो फ्रूटिंग जो आएगी आफ्टर 10 मंथ्स आएगी। हाँ जी, मतलब जून में आप देख लीजिए ना, जैसे बडिंग आया तो होता यही है कि फर्स्ट ईयर जो है उसको हम 0 पीरियड काउंट करते हैं। उसको काउंट नहीं किया, उसको इसलिए काउंट करते हैं कि अगर आपने जितना भी उसमें बडिंग आया, फ्लावरिंग लेंगे तो फ्रूट जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में फ़र्क आ जाएगा जी। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को यही होता है कि उसमें से जितनी बर्ड्स आए आप मिनिमम उसमें रखिएगा, सिर्फ टेस्ट करने के लिए फ्रूट्स, या फिर जैसे आपने किसी को अपने रिलेटिव हैं किन्हीं को
देना है, या आपने जिस भी आप धर्म को मानते हो, मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहाँ भी आपने प्रसाद के रूप में बेचना है। सर भी यही बता रहे थे कि जो पहली उनकी क्रॉप आई थी वो उन्होंने गुरुद्वारे में सारी की सारी दी है ना। हम लोगों ने गुरुद्वारे में रिश्तेदारों को जिनको भी था कि लगाया है कि नई प्लांटेशन है, क्या चीज़ है, टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो हमारा आ गया। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी फसल लगाने से पहले खेत की किसान क्या करते हैं, तैयारी कर लेता है। 1-2 महीने पहले हमारी क्रॉप प्लानिंग चलती रहती है। ड्रैगन को लगाने से पहले उससे हमारे को खेत को तैयार कैसे करना चाहिए? इसको फ्लैट बेड पे फ्लैट सोइंग करनी चाहिए या कुछ लोग बेड बना के भी इसकी खेती करते हैं? एक्चुअली इसके लिए तो आप पहले खेत जो है अगर ऊंचा है, हाँ जी, अगर लो लाइन वाला है, पानी भरता है, वहाँ तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि ड्रेनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। जी, ड्रेनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी। और जब थोड़ा सा लगाते हैं, पिलर्स लगते हैं, पिलर्स लगने के बाद में थोड़ा सा अगर बेड बना लेते हैं, उसके बाद खाद तैयार की जाती है। खाद तैयार करने के बाद में जिसमें कि बायो प्रोडक्ट्स हैं, फंगस के लिए मिलाते हैं या कोई कीट वगैरह है उसके लिए मिलाए जाते हैं। सॉरी। फिर थोड़ा सा बेड हाई राइज करके खाद लगाते हैं। खाद उसको आप बेड के ऊपर डालते हैं सारी? जी, हाँ जी। तो 1 एकड़ में कितना खाद आपने डाला था लगाने से पहले? रफली ये एक पिलर के लिए, जैसे एक पिलर पे 4 पौधे लगाते हैं तो 10, 12 या 15 kg इनिशियली। ठीक है, पिलर के हिसाब से आप उसी लोकेशन पे डालते हैं? उसी लोकेशन पे। तो खाद हम लोग पहले मिक्स कर लेते हैं। ये जैसे गोबर का खाद है जो पुराना है, 1-1.5 साल पुराना, थोड़ा सड़ा हुआ, नया लगाएंगे तो वो दीमक की समस्या आ जाएगी और भी इसमें दिक्कतें आएंगी। कच्चा खाद नहीं लगा सकते, तो सड़ा हुआ गोबर का खाद है। फिर उसमें सब चीज़ें मिला करके सैंड मिलाई जाती है जी। 30% जैसे सैंड मिलाते हैं इनिशियली, जो फर्स्ट हम लगाते हैं। जो आप खाद का बता रहे हैं मिक्सचर, क्या क्या होता है? खाद का मिक्सचर 30% सैंड होगी, 30% सैंड है, और उसमें अगर आपका गोबर का है 70% है जी, थोड़ा सा मिट्टी मिला करके, और बायो फर्टिलाइजर जितने भी आते हैं, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराइजा वगैरह। और उसके बाद इसमें साथ में हम लोग नीम खली, दीमक वगैरह या कोई कीट इसमें ना लगे उसके लिए, ये मिला करके लगाते हैं। पौधे लगा दिए, उसके बाद फिर वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आपको पिलर के साथ में सपोर्ट तो पिलर का है, बांधना पड़ता है। तो कॉटन का क्लॉथ है या धागा है। बंधाई कब से स्टार्ट होती है? मतलब कि हमने क्रॉप लगा दी जी, उसके बाद एक बार तो उसको इरिगेट करना पड़ेगा फार्म को, ताकि वो जड़ इरिगेट करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी सी नमी चाहिए होती है। ओके, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस की फैमिली से आता है। हाँ, भी मैं देख रहा था इसमें कांटे आए हुए हैं, कांटे भी हैं, तो कांटों से भी बचना पड़ता है। कांटा अगर लग जाए तो परेशान करता है जी। तो पानी इसमें बस थोड़ी सी नमी की जरूरत होती है, ज़्यादा नहीं। वो आप ड्रिप के साथ चला देती हैं? लगाती ड्रिप इसलिए लगाया कि अब ड्रिप में जैसे हम लोगों ने जो लगाए हुए हैं इसमें एक तो होता है इनलेट वाला नहीं, इसमें ड्रॉपर लगे हुए हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपने 4 लीटर वाटर जो है पर आवर का है, या हम लोगों के जो बड़े हैं ड्रिप के इसमें जो लगे हुए हैं, तो उसमें 8 लीटर्स वाला है, तो हम लोग 15 मिनट मुश्किल है कि 15 मिनट लगाते हैं। 15 मिनट में हमारा 1 एकड़ में पानी लग जाता है। तो इसमें आपने जैसे जब इसको लगाया था स्टार्टिंग में, तो ये ग्रो करके एक पूरे पिलर की हाइट लेने में कितना टाइम ले लेता है इसका? 8-9 मंथ्स ले लेता है। 8-9 मंथ लेता है। तब तक आपको किस चीज़ की मैनेजमेंट करनी पड़ती है? उस टाइम पे आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेन ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम है, नीचे से अगर पानी आ गया तो रूट रोड का प्रॉब्लम आता है, जिसको अपना जड़ गलन बोलते हैं जी। और दूसरा इसमें फंगस का प्रॉब्लम आता है। ओके, कॉन्टैक्ट फंगस है या सिस्टेमेटिक है, उसके लिए स्प्रेज वगैरह करने पड़ते हैं? उसके लिए स्प्रेज वगैरह करने पड़ते हैं। और टेम्परेचर इसको 10 डिग्री to 40 डिग्री चाहिए होता है। बिलो 10 में भी फंगस आ जाती है अगर नहीं ध्यान करेंगे आप। अबव 40 है, गर्मी ज़्यादा ये सहन नहीं करता, तब भी ध्यान करना पड़ता है। क्या मतलब 40 से जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? 40 से जब ऊपर बढ़ता है, आपने देखा होगा अगर पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा पानी लगा दिया तो वो पानी उनमें डिपॉजिट हो जाता है, वो गल जाता है पौधा वहाँ से। उसके लिए फिर यही है कि एक चाइना क्ले जिसको बोल देते हैं, काउलिन क्ले, ओके, वो हम लोग पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर देते हैं।
चाइना क्ले क्या होती है ये, पहली बार सुना मैंने ये। हाँ जी, क्ले आता है एक तरह से वाइट पाउडर है, ठीक है। और उसको फिर मिक्स करके पानी में स्प्रे कर देते हैं। हम अगर 20 लीटर का टैंक है तो 1.5-2 kg के आसपास उसका स्प्रे लेते हैं। उसका स्प्रे। ठीक है। तो 9 मंथ्स के बाद जब ये ग्रो करेगा, इसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे और फसलों में क्या होता है, वनस्पतिक विकास के टाइम पे अलग इसमें न्यूट्रिएंट चलते हैं, और जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो हमारे को, जैसे अगर मैं कुकुम्बर की बात करूं या टमाटो क्रॉप की बात करूं, तो वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, अदर न्यूट्रिएंट भी इसको देने पड़ते हैं। तो इस ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते हैं, कैसे सारे न्यूट्रिशन की भरपाई करते हैं? बायो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते बिल्कुल भी इसके? नहीं, हम लोग केमिकल नहीं यूज करते। ओके। बायो प्रोडक्ट्स, जब खाना है, फ्रूट खाना है तो सेहत के लिए जो अच्छा है, तो बायो प्रोडक्ट यूज करते हैं। और उसमें आप ड्रिप में भी चला सकते हैं। ठीक है। और जैसे ह्यूमिक एसिड वगैरह है, सीवीड है जी, और कैल्शियम भी है, बोरोन है, जरूरत तो प्लांट के लिए रहती है, और स्प्रे में भी चला देते हैं। तो इसके लिए आपने कोई ये हायर किया हुआ है एग्री डॉक्टर, या खुद ही आप मैनेज कर लेते हैं कि इसको कब किस स्टेज पे क्या चाहिए? वो जब आप कोई भी काम करते हैं धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों का है, 2 साल का भी इतना एक्सपीरियंस हो गया कि किस प्लांट को कब क्या चाहिए। हाँ जी। और 2 साल बहुत मेहनत की है इसमें। इनिशियली आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सोचो कि हमने लगा दिया है, हाँ जी, जैसे गेहूं या धान है कि हमने लगाया, स्प्रे किया, पानी लगा दिया, उसके बाद जी हमने कुछ नहीं करना कि 10 दिन बाद देखा या 1 हफ्ते के बाद देखा या 15 दिन बाद देखा, इसको आपको आप नहीं कर सकते। आपको हर रोज, हर दूसरे दिन देखना पड़ता है। ठीक है। हाँ जी। गुआवा में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करी जाती है, पौधे को शेप दी जाती है। हाँ जी। ताकि उसकी एक कनोपी बने और वो बाद में अच्छी खासी उस पर फ्रूटिंग सेट हो जी। तो ड्रैगन फ्रूट के अंदर भी ट्रेनिंग प्रूनिंग जैसा कुछ चलता है? प्रून तो हम करते ही हैं इसको पिलर के ऊपर। इसको पिलर तक लाने के लिए हमें नीचे से बहुत ग्रोथ निकलती है। अच्छा, मतलब नीचे से इसकी नीचे से बहुत ग्रोथ निकलती है। मदर प्लांट के साथ में जितने कांटे हैं साथ में, अगर आपने देखे होंगे, उनके साथ में ग्रोथ निकलती है। तो हमें सिर्फ एक ही अच्छा जो उसमें से स्टेम है जो हेल्दी है, इनिशियली हम 2-3 रखते हैं, उसमें से जो हेल्दी है उसको हम ऊपर तक लेके जाते हैं, और इसके ऊपर जो सर्कल है कैनोपी बनाने के लिए, उस सर्कल में से बाहर पौधे को लेके आते हैं, और फिर कैनोपी आपको मैनेजमेंट उसका करना पड़ता है। एक्स्ट्रा जितने शूट्स निकलते हैं कट कर देते हैं, वो कट कर देते हैं। जो हेल्दी शूट्स हैं, जिनकी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, वही शूट हम लोग रखते हैं इसमें। ठीक है। और जितना है ये सर्कल के ऊपर कैनोपी के लिए, वही शूट्स ज़्यादा रखते हैं। अगर नीचे जैसे ऊपर से घूम के नीचे आ जाता है, अगर उसमें आ रहे हैं तो वेट बढ़ेगा तो आपका पौधा टूट जाएगा। ओके। इसलिए इसकी कटिंग तो करनी पड़ती है, ये नहीं कि एक बार लगा दिया और छोड़ दिया। तो वो कटिंग करने का आइडियल टाइम क्या है? साल में एक बार आप कटिंग करते हैं तो किस महीने में करते हैं, 2 बार करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इसकी तो ग्रोथ जब भी आएगी, कई बार तो ये होता है आपने नीचे से भी एक्स्ट्रा शूट्स निकाले, वो 10 दिन बाद आप देखेंगे। ठीक है। जो आपको नहीं दिख रहा है जी। हाँ जी, आपने आज देखा इतना सा शूट है, वो दूसरे दिन इतना हो जाएगा, 4 दिन बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा। और जितने नीचे से एक्स्ट्रा शूट्स हैं, तो वो आपका जो भी फर्टिलाइजर है या प्लांट की ग्रोथ है, वो तो आप नीचे ले जाएगा। इसलिए उसको तो एक्स्ट्रा ग्रोथ को निकालना पड़ता है ताकि हमारा प्लांट ऊपर से हेल्दी हो। ओके मैम। और इरिगेशन वैसे तो डेजर्ट क्रॉप है, कम चाहिए, लेकिन चाहिए तो हर क्रॉप को होती है, क्योंकि जिसको वापसा बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग के टर्म में, कि 50% बाग में 25% हवा हो, 25% नमी पौधे को चाहिए, तभी वो मिट्टी से सारे न्यूट्रिशन उठाता है, तभी वो अपनी ग्रोथ करता है। तो वापसा कह लो या फिर इरिगेशन के ज़रिए आप ये कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं? कब कब आप इसमें पानी चलाते हैं? शाम को चलाते हैं या सुबह चलाते हैं, और कितनी देर के लिए? पानी तो जैसे हम लोगों ने ड्रिप लगा रखी है, हाँ जी, तो 15 मिनट में हमारा प्रेशर अच्छा है। ठीक है। और 15 मिनट में हमारे 1 एकड़ में पानी लग जाता है। तो वो डेली चलाते हैं आप? नहीं, डेली नहीं। मैंने आपको बताया सिर्फ इसको नमी की ज़रूरत है। हाँ जी। जब देखते हैं कि इसको मिट्टी को थोड़ा सा हटा करके, कि अगर तो नीचे नमी है, फिर ज़रूरत नहीं है। और एक बार में ज़्यादा पानी भी नहीं देते हैं, ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो भी नुकसान करेगा। और हल्का नमी चाहिए होती है इसको, और ज़्यादातर समर्स में पानी हम लोग रोक देते हैं। अपने हरियाणा की मिट्टी में
पीएच ज्यादा है जी 7 से ज्यादा पीएच पाई जाती है हाँ आमतौर जी। पर। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि ड्रैगन फ्रूट को 6 साढ़े 6 से कम की रेंज की पीएच चाहिए, ज्यादा पीएच पे ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। नहीं 7 साढ़े 7 पीएच है हमारे यहाँ, आपके सामने है प्लांट्स। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता पीएच डाउन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोइल अमेंडमेंट आप करते नहीं, हो? हम लोगों ने कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है। और मिट्टी हमारी ठीक है, जिप्सम पहले वगैरह? भी खेती इसमें हो रही, जिप्सम वगैरह हमने अभी तक नहीं डाला, ओके। जरूरत महसूस नहीं हुई है। और प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, जो रिक्वायरमेंट है अभी समझ में आ गया कि खाद इसको हम लोग साल में 2 बार तो लगाते हैं। इनिशियली जैसे अभी अप्रैल मई में लगाया है कि अभी फ्रूटिंग टाइम है, बडिंग टाइम है, प्लांट को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और सेकंड जो हम लोग लगाते हैं आफ्टर फ्रूटिंग, एक बार तो जब फ्रूटिंग आना स्टार्ट होती है, आने बड से उसमें पहले, होता है आने से पहले अप्रैल और मई का महीना। अप्रैल मई में हम लोग एक बार खाद अभी लगा दिए, उसमें आप लेते हैं गोबर की खाद लेते हैं? गोबर की खाद। और आफ्टर भी जो लगना है खाद, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने गोबर की खाद है, कुछ इसमें आपका जैसे आजकल वर्मी कंपोस्ट है, तो 70-30 का रेशियो रखते हैं। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा नहीं लगाते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो फिर प्रॉब्लम करता है। वर्मी कंपोस्ट से क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि थोड़ा सा अल्कलाइन ज़्यादा हो जाता है। ओके। हाँ जी। और खाद जो आप ये तैयार करते हैं, खुद तैयार करते जी। होंगे, जी कितने टाइम में लगभग एक ये तैयार हो जाता है बैच? मतलब कि आप साल में 2 बार देना है? 2 बार देना है। अब हम लोगों ने मंगवा करके अपने यहाँ इकट्ठा रख लेते हैं, ओके। उसके बाद वो रखा रहता है, सड़ता रहता है। 10 से 15 किलो आपने बताया एक प्लांट पे? एक प्लांट के लिए 10 से 15। मतलब अभी ग्रोथ कम है जैसे इनिशियली, हाँ जी। तो 10 kg है। अभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो 15 kg। ठीक है। उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हो उसके आसपास? उसके आसपास लगा देते हैं हम लोग प्लांट के। ठीक है। और उसके बाद ड्रिप है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही मिट्टी में चला जाता है नीचे। हरियाणा में टेम्परेचर 10 से 40 डिग्री मेंटेन करना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 40 से ऊपर जब समर्स होती है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है और विंटर्स में कम हो जाता है। जी। तो उस टाइम में आप कैसे अपने पूरे फार्म का क्लाइमेट की भाई फसल पूरी अफेक्ट होगी, मान लो हमारी 3-4 साल का बाग है, हाँ जी। वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए, मोर्टेलिटी ना आ जाए, तो उन चैलेंजेस को आप कैसे मिटिगेट करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल? उसके लिए तो ये इंटरक्रॉपिंग में इसमें जैसे कुछ मक्की भी लगा देते हैं। हम लोगों ने 1 साल लगाया था। अच्छा, आपने ट्राई की थी? बीच में एक बार ट्राई किया हम लोगों ने, मक्की लगाया था। फिर वो उसमें एक कीड़ा आ जाता है मक्की के अंदर जो लगता है, फॉल आर्मी वोम कीड़ा। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर इसको नुकसान करता है। ओके। उसके लिए फिर मक्की पे भी स्प्रे करो। तो बेटर यही होता है कि जो हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस है, हाँ जी, कि हम लोग आसपास चारों तरफ, जैसे आजकल हम लोगों ने खेत के साइड में मक्की बो रखी है, दूसरी प्लांटेशन कर रखी है साइड वाले खेत में। ठीक है। एक तो वो गर्म हवा से उसमें बचाव है, दूसरा या फिर ग्रीन जो नेट क्लॉथ आता है वो लगाइए, और तीसरा जो है जैसे आपको बताया मैंने, क्ले का हम लोग स्प्रे कर देते हैं। ओके। उसमें भी टेम्परेचर में फर्क आ जाता है 2-3 डिग्री का। फॉरेन कंट्रीज में जो हो रहा है ड्रैगन फ्रूट, वो ऐसे ही पिलर्स पे लोग कर रहे हैं या कुछ अलग है वहाँ पे? बाहर सीन पिलर्स टाइप भी है, हाँ जी, और ट्रेली सिस्टम भी है। ट्रेली सिस्टम? ट्रेली सिस्टम में यह है कि आपके पिलर सीधी लाइन में रो में लग जाते हैं और उसमें फिर सपोर्ट होता है। ओके। हाँ जी, जैसे इसमें एग्रो एशिया वाले वो वायर डाल देते हैं। ठीक है। उसके ऊपर है, या फिर साइड में जैसे आपका पाइप्स हैं, हॉलो पाइप्स हैं, कुछ लोगों ने किया है। उसके ऊपर भी स्लीव लगा करके कि गर्मी में ज़्यादा गर्म ना हो, और उन पाइप्स के ऊपर से कवर कर देते हैं। हाँ जी, पाइप्स कवर हैं और बीच में प्लांटेशन हो जाती है। वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, कुछ लोगों ने 1 फीट पे, 1.5 फीट पे, 2 फीट पे। ठीक है। नीचे से प्लांट जैसे ग्रोथ करता है, तो वो ट्रेलिस में ये है कि प्लांट कुछ तो लेफ्ट में कुछ राइट में। इसमें जैसे एक पिलर पे 4 पौधे हैं, कैनोपी मेंटेन करनी है, सेम उसमें भी कैनोपी मेंटेन। तो इसमें अभी अपने प्लांट की बाय प्लांट की स्पेसिंग कितनी रखी गई है? अभी इस टाइम पे हम लोगों ने तो पिलर टू पिलर 7 फीट है, ओके, और रो टू रो 10 फीट है। पर आइडियल जो है मिनिमम 8 फीट पिलर टू पिलर और 12 फीट रो टू रो। उसमें ये है कि आपके पिलर्स कम हो जाएंगे, पर आने वाले टाइम में अगर आप ट्रैक्टर है या खुद भी निकलना है फ्रूटिंग के टाइम पे, दिक्कत नहीं आएगी।
तो अभी आपको थोड़े से चैलेंजेस ये अभी देखने थोड़ा को सा मिले। चैलेंजेस यही है कि जब निकलना है, शूट्स बढ़ती हैं, हाँ जी। तो उस टाइम पे आपका मन नहीं करता कि हम इनको काटें, क्योंकि अभी फ्रूटिंग टाइम है। और अगर ट्रैक्टर वगैरह है या लेबर है, जैसे निकाल के लाना है, तो क्रेट वगैरह उठाने हैं, तो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसमें लेके आना कि ट्रैक्टर आसानी से चला जाए। या बीच वाला जो पोर्शन है, जब इसमें वीड्स वगैरह होता है, ट्रैक्टर चलाना है तो दिक्कत नहीं है, इसलिए 12 फीट का एक आइडियल स्पेस है। वो मैम जब हम फाइनल फ्रूटिंग इस पे लेंगे जी, तो एक प्लांट से नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने मिल जाते हैं? ये तो कुछ नहीं कह सकते, कुदरत है। ठीक है। पर मिनिमम इनिशियली जैसे अगर आता है 1 kg आ गया पहले साल, ठीक है। जिसको हम 0R कहते हैं कि नहीं चाहिए, ओके। तो उसमें आप कम कर लीजिए। और ये जो जिसको हम बोलेंगे हमने ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो फ्रूटिंग लेनी है, जो पहला हमारा साल है, अगर 2 kg भी जिसको फ्रूट मिल जाए एक पिलर पे, अच्छा है। और फिर ये इसके बाद ये बढ़ता चला जाता है, 7th ईयर पे जाके ये एक स्टेबल हो जाता है। 7 ईयर पे जाके स्टेबल। 7th ईयर पे। ठीक है। और जैसे पहले साल अगर 1 kg आया तो दूसरे साल 2 kg है, उसके अगले साल 3-4 kg भी हो सकता है। तो वो बढ़ना ही है, जितनी आपकी कैनोपी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, फ्रूट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। मैन्योर अगर अच्छा है तो 1 एकड़ से मैक्सिमम आपने कितना yield लिया है, मतलब आप? 1 एकड़ से अब जैसे हम लोगों का जो 2nd ईयर था, ठीक है, कमर्शियल जो हम लोगों ने लिया है, तो करीब 4 टन 1 एकड़ से मान लीजिए। 4 टन 4000 kg आया था आपका? 4000 kg 1 एकड़ से। ठीक है। और ये 4000 kg हर साल बढ़ेगा? होप तो यही है कि डिपेंड करता है, अगर नेचुरल क्लाइमेटी नहीं है, पानी नहीं आया है, ओके। या फिर कई बार जैसे आजकल ओले ज़्यादा गिर रहे हैं, अच्छा, ये चैलेंजेस हैं इसके अंदर? ये कुछ? चैलेंजेस है। और ये हाँ जी। अगर आते हैं तो ओले उसके आते लीव्स को हैं डैमेज तो कर देंगे? लीव्स के ऊपर जहाँ पड़ते हैं फोर्स के साथ, हाँ जी। वो उसके अंदर और कुछ नहीं है, पल्प है, पानी है, ठीक है। तो वो उसमें जैसे गिरता है इतने फोर्स के साथ होल बन जाता है, तो आपका प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। कई बार हवा इतनी तेज है, तो जितनी आपके ऊपर से फ्रेश शूट्स आई हुई हैं, जिनके लिए हम लोग होप करते हैं इनमें अच्छी फ्रूटिंग आएगी, अगर वही टूट गया आपका, तो इसलिए कह नहीं सकते। होप यही होती कि हमारा नेक्स्ट ईयर यील्ड बढ़े, डबल हो। ओके। तो मेजर पेस्ट एंड डिसीज ड्रैगन फ्रूट में क्या रहते हैं? क्या इसके अंदर भी बाकी क्रॉप्स की तरह ज़्यादा डिसीज आती हैं या कम आती है? क्योंकि डेजर्ट जी। क्रॉप है तो आई थिंक कम आनी चाहिए इसके अंदर। नहीं, इसमें मेन फंगस का है। फंगस आती है, वो फंगस रूट्स का। की फंगस जो आपने बताई। और इसमें रूट में तो तब आता है जब आपका पानी अगर ज़्यादा है, मॉनसून सीजन में, जुलाई के मॉनसून टाइम पे। सीजन है, या आपने ओवर वाटरिंग कर दिया, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। और या फिर खाद के अंदर अगर आपका उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कई बार, या दीमक है नीचे, ओके। तब प्रॉब्लम है, अगर दीमक के लिए भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है। और या फिर फंगस का है मेन, जो इसके ऊपर पेस्ट जो वगैरह shoots कोई है। नहीं आता, जैसे इंसेक्ट वगैरह? नहीं, अगर आसपास अगर वीड्स हैं नीचे इसमें, तो इसमें फिर वो थोड़ा सा आ जाता है प्रॉब्लम, गंदगी है नीचे तो। आपका फार्म बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, मैनेज कर रखा है, कोई भी उसमें खरपतवार नहीं है। तो लेबर वर्क कितना रहता है इसमें? हमारा लेबर इंटेंसिव है? अगर लेबर चाहिए तो साल भर इसमें रखने पड़ते हैं बंदे, जैसे एक फार्म को संभालने के लिए, या ओकेजनली हार्वेस्टिंग? ओकेजनली मैंने जैसे आपको बताया, गेहूं धान वाला तो आपने लगा दिया, 15 दिन 20 दिन देख लिया, इसको डेली देखना पड़ता है। मेरे पास में 2 वर्कर हैं। ओके। अगर मैं बोलूं कि ये बंदे 24 घंटे अगर ड्रैगन में लगे हैं तो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। मतलब अगर जो इनके डेली आवर्स हैं काम करने के, 24 घंटे का मतलब जो डेली इनके आवर्स हैं करने के, तो 2 बंदे मैनेज कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ दूसरा काम भी है फार्मिंग का, तो इसके लिए जब जरूरत पड़ती है, वीड्स वगैरह नीचे आ जाते हैं या निराई गुड़ाई करनी है, तो मेरे पास लेडीज का एक ग्रुप है, वो लोग आ जाते हैं। साल में 4 बार भी, 5 बार भी, वो आपके ऊपर है जितना आप नीट एंड क्लीन रखना चाहते हो। आपने शायद इसके लिए भी एक छोटा ट्रैक्टर भी लिया है? हाँ जी, जो पहले हम लोगों ने एक छोटा रोटावेटर लिया था, हाथ वाला। अभी देखते थे कि भी उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है, तो अभी महिंद्रा का छोटा एक ट्रैक्टर लिया है, जो स्पेशली बाग के लिए आता है। और जब हार्वेस्टिंग शुरू होती है, फ्रूट्स की तुड़ाई होती है, तब कितनी लेबर पर डे आपको चाहिए कि 1 एकड़ में? जब फ्रूटिंग आती है उस टाइम पे तो ये
फ्रूटिंग आने का भी यही है कि जून से अगर फ्लावरिंग शुरू हुई मिड जून से, तो ये 15-15 दिन के बाद में इसमें बडिंग आती है। ठीक है। और एक फ्रूट को बनने में ऑलमोस्ट 50-55 डेज लग जाते हैं। तो अब उसमें यही नहीं है कि 55 डेज के बाद बडिंग आएगी, नहीं, 15-15 दिन के बाद में 6-7 टाइम्स इसमें फ्रूटिंग आती है पूरे सीजन में। अच्छा, 6-7 बार इसकी तुड़ाई होती है, जून से लेकर के और अक्टूबर तक। वो डिपेंड करता है, अगर बारिश ज़्यादा होगी कि वह मौसम ठंडा है, ह्यूमिडी नहीं है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो वो जो 4 टन आया था वो 6-7 बार तुड़ाई होके नेट टोटल जो आया है वो ठीक है। तो 4 टन का ही एक बार डाटा अगर मैं पूछना चाहूँ कि रेट्स इसका कैसे रेट सेल होता है? जैसे और क्रॉप्स का तो हमारे पास मार्केट है, कोई किसान जैसे गेहूं आता है तो उसको पता है उसको इतना एमएसपी एट द एंड ऑफ द डे मिल जाना है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट इतना ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं होता है, कोई स्पेशल मार्केट भी नहीं है जी। तो इसकी मार्केट इस्टेब्लिश कैसे की जाए, कहाँ पे सेल होता है, कितने प्राइस पे, ये थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। प्राइस तो इसका अगर मार्केट में ज़्यादा फ्रूट आ गया, हाँ जी, तो वेंडर हैं तो वो तो फिर जब वैल्यू उसकी कम हो जाती है, नेचुरली है कि अगर फ्रूट मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, जिसका अच्छा है वो ही बिकता है, हाँ जी, और उस टाइम पे रेट्स डाउन आ जाते हैं। और अगर आप फार्म से कोई खरीद के लेके जा रहा है, डायरेक्ट जो आपसे लेके जा रहे हैं, तो आपको रेट अच्छा मिल जाता है। तो 4 टन का फिर भी एक एवरेज आपका कितना रहा होगा कि लेट्स से? अब डिपेंड करता है, जैसे लास्ट ईयर तो मार्केट में इतना फ्रूट था 60-70 रुपीज़ भी लोगों का गया, 60-70 रुपये केजी लोगों का 60-70 भी गया। हमारा फ्रूट का अच्छा है, ठीक, तो हमें थोड़ा प्राइस अच्छा मिला। ओके, हाँ, डिपेंड करता है ना, आप किसी के जैसे जो 60-70 रुपये केजी गया वो ओवरऑल एवरेज आपने बताया? नहीं, ऑल ओवर एवरेज नहीं है। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि हाँ, अब जैसे जिनके फ्रूट छोटे हैं, साइज छोटा है, हमारा मिनिमम जो साइज है फ्रूट का 350-400 ग्राम से शुरू हो जाता है, मिनिमम जो छोटा। अब जिनका बिल्कुल ही छोटा 50 ग्राम्स का है, 100 ग्राम्स का है, अब उनको कहाँ रेट मिलेगा? ओके, डिपेंड ये करता है ना, साइज के हिसाब से करता है उसका रेट। हाँ, साइज के हिसाब से, फ्रूट के टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हाँ जी। और उसके बाद मिनिमम जैसे बड़े वेंडर्स हैं, फिर उनके अपने रेट्स हैं। अब हमारे फार्म से 200, 220, 250 भी गया। अब मान लो मैं खुद की अगर मैं एक तैयार करता हूँ, मेरे पास हाथ में प्रोड्यूस आ चुका है जी, तो फर्स्ट डे मैं इसको बेचने के लिए कहाँ जाऊँ, किसको कांटेक्ट करूँ, किस मार्केट में बिकता है, वो थोड़ा ये आपको अपने आसपास की जितनी मंडियाँ हैं, फ्रूट्स मार्केट जो नॉर्मल मंडी है वहीं सेल होता है, फ्रूट्स वाली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली जो भी आपके आसपास नियर जो मंडियाँ हैं, हाँ जी, वहाँ वेंडर से जाके बात करनी पड़ती है। और आपका अगर अपना खुद हाँ जी सेल कर लें तो आपको प्राइस अच्छा मिलता है। मतलब खुद फार्मर अगर खुद अपना प्रोडक्ट खुद सेल करे, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाँ जी, तो वो रेट अच्छा मिलता है, अदरवाइज तो फिर मार्केट के अपने रेट है। और आपने बताया कि खेत में से भी ये सेल आउट हो जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कौन लोग खरीदते हैं, कोई वेंडर्स हैं, कंपनी है या किसी कौन? नहीं, अब जैसे हमारे फार्म्स में हमारे गांव वाले हैं जितने, ओके, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 70-80% लोगों ने सीधा फार्म से लेके गए यहाँ से। अच्छा, मतलब वो गांव वाले भी लोग, गांव वाले भी सीधा ड्रैगन फ्रूट, जिनको अभी वैल्यू पता लग गया है, हाँ जी, कि न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी अच्छी है, प्लेटलेट्स जिनके कम थे, डेंगू जिनको हो गया है, या डॉक्टर्स जो आजकल अब रिकमेंड कर रहे हैं कि ये फ्रूट दीजिए कि आप अच्छा प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं इससे। ओके, तो सीधा फार्म से लोग आए लेने के लिए। अब अपने गांव वाले हैं तो हम लोग थोड़ा रीजनेबल रेट में करते हैं। बाकी हार्वेस्टिंग के बाद आप इसको डायरेक्ट सेल के लिए बेच देते हैं, इसकी कहीं स्टोरेज की जाती है, ग्रेडिंग वगैरह करी जाती है, क्योंकि कुछ साइज अच्छे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं? नहीं, ग्रेडिंग तो उसमें हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे है कि इसमें बहुत छोटे जितने हैं हमारे अपने वर्कर्स हैं, फैमिलीज हैं, हाँ जी, बहुत छोटा वाला वो सेग्रीगेट करके खा लेते हैं। बाकी हमारा फिर उसके बाद ए और बी ग्रेड जो है, ठीक है, डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर। कुछ की डिमांड होती है बड़ा वाला फ्रूट चाहिए, जो हमारा 600, 700, 800 ग्राम, लास्ट ईयर 930 ग्राम भी निकला है, उसी के अकॉर्डिंग मिनिमम जो है 350-400 ग्राम का फ्रूट की डिमांड रहती है। ए और बी ग्रेड ये क्या है आपने जो बताया, साइज ए और बी साइज के हिसाब से क्या? साइज के अकॉर्डिंग, ए साइज की फ्रूट सेम है,
फ्रूट में कोई वो नहीं है, ठीक है। टेस्ट सेम है। A600 से ऊपर का, सिर्फ क्या है कि वेट का है। ठीक है। जैसे किसी की डिमांड होती है हमें बड़ा वाला फ्रूट चाहिए, Okay. इवन हमारे फार्म पे हमारे अपने मिलने वाले भी हैं, बड़े फ्रूट की डिमांड होती है। फैमिली बड़ी है कि चलो एक फ्रूट काट लिया। हाँ जी। अब जो फैमिली छोटी है जिसमें 2 लोग हैं, वो डिमांड छोटे फ्रूट की है। फ्रूट तो वही है, हाँ जी। प्राइस भी सेम है, पर ए बी जैसे आपने बोला ना हाँ कि ग्रेडिंग का प्राइस सेम है, प्राइस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। पर ग्रेडिंग उसमें हो जाती है। जिसको छोटा फ्रूट चाहिए छोटा, जिसको बड़ा चाहिए। तो फाइनली अगर अच्छे ढंग से हमारा सीजन ठीक रहा, सीजन ने हाँ जी, प्रोडक्शन ठीक ठाक आ गई, मार्केट में रेट भी एवरेज है जितना रहता है हर साल, तो कितना प्रॉफिट 1 एकड़ से किसान भाई कमा सकते हैं? एक आइडिया मैं चाहूँगा, क्योंकि वो वेरी करेगा काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर। नॉर्मल सिचुएशंस में कि ट्रेडिशनल फार्मिंग वाला, गेहूं दान वाला 1 एकड़ से साल का प्रॉफिट की बात करूँ तो मैं 1 लाख कमा लेता है, गेहूं और धान में 1 लाख रुपए बचा लेता 1 लाख बचाता है। हाँ। तो इसमें मैं अगर आपको ये बोलूंगी, हाँ जी, आपका ईल्ड अगर अच्छा आता है जी, मिनिमम भी, मैं आपको मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है। अगर वो 50 रुपीज kg भी जाएगा ओके, तो भी वो 2-2.5 लाख रुपया कमा लेगा 1 एकड़ से। आप पर मेहनत है, जी, बाकी आपके ऊपर है कितना अच्छा उसका टेस्ट कितना अच्छा है, वो मिनिमम मैं आपको ये बता रही हूँ। लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी भी किसानों में धारणा है कि भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ड्रैगन फार्मिंग के लिए, और कुछ लोग फेल भी हुए एक्चुअल में, मतलब कि उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्या रीज़न हो सकते हैं कि लोग फेल हो जाते हैं, जो इसको स्टार्ट करते हैं उनका पैसा डूब जाता है? किन किन कारणों से? आपने तो इनको खुद आपने प्रैक्टिकली खेती करके देखी है तो कॉस्टली है। अगर जिसने शुरू करना है तो आप थोड़े पिलर्स के साथ शुरू कर सकते हो, जैसे आप 1 कनाल 2 कनाल या 3 जी कनाल। उसके बाद ट्रायल लें, पहले इस खेती को समझें किस हिसाब से कब क्या इसको चाहिए, उसके बाद चाहिए तो आप उसको बढ़ाते जा सकते हो। रही बात फेलियर होने की, तो उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो यही है कि अगर आपका फील्ड ऊंचा है, बेड आपके हाई राइज बने हुए हैं थोड़े से, उसमें अच्छे पानी नहीं रुकता है तो सबसे अच्छा है। अगर पानी उसमें रुक गया 1 वीक के लिए तो रूट रोड का प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको आएगी। हाँ जी, मोटिलिटी रेट भी है। हमारे यहाँ भी फ्लड वाटर आया था। ओके, मतलब ये नहीं है कि बारिश का पानी था, बेड हमारे ऊंचे थे, पर हमारे यहाँ पानी डाइवर्ट कर दिया गया था, इस साइड में पानी आ गया था। 1 वीक के लिए हमारे यहाँ पानी रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारे एक पिलर पे 4 पौधों में से 3 पौधे हमारे ऐसी स्टेज में आ गए थे कि हमें सोचने पे मजबूर हो गए थे ये क्या होगा। ओके, फिर क्या बचे या उसके बाद नहीं, हम लोगों ने इसमें कंट्रोल किया उसमें और ड्रिंचिंग किया, इसमें मेडिसिन वगैरह का जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट था। थोड़ा सा धूप जब निकली है, पानी नीचे गया है, तो ठीक था, सरवाइव हो गया। टाइम थोड़ा सा लगा है। मतलब मेन ड्रेनेज का एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। ड्रेनेज का। दूसरा इसमें आता है फंगस का। ओके, अगर ठंड ज़्यादा है तो फर्स्ट ईयर में हमें ये प्रॉब्लम भी आया था। ठंड में फंगस आती है? ठंड में फंगस आती है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करें? उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, मेजर्स आपके पास ऐसा कुछ है नहीं। फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल करके? फंगीसाइड स्प्रेज है, मैं वही बता रही हूँ। हाँ जी, कि जब आता है तब हमें इतना नहीं आइडिया था कि जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया इनिशियली। हाँ जी, फिर इसमें स्प्रेज आते हैं। ठीक है। वो अगर बारिश आई है तो आपने स्प्रे करना है। अगर 2-3 दिन के बाद फिर बारिश आई है, फिर देखना पड़ता है, फिर स्प्रे करना पड़ता है। ओके, तो मेन रीजन वही है कि अगर नीचे पानी आपका स्टोर हो रहा है, रुक रहा है जमीन में, तो रूट रोड से बचाना पड़ेगा। और ऊपर का जो है कैनोपी में, उसमें भी फंगस आते हैं, कैंकर, स्टेम कैंकर का प्रॉब्लम आ जाता है, तना उसमें जो स्पॉट्स आ जाते हैं वो फंगस का ही है। तो उसके लिए भी स्प्रेज हैं, स्प्रे करने पड़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज के आपने अपना टाइम दिया और बहुत सी चीज़ें हमारे को नई सीखने को मिली। एक किसान भाई भी थे, काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज कर रहे थे कि ड्रैगन फ्रूट के ऊपर कोई पॉडकास्ट लेके आओ। हाँ जी। तो मेरे को भी ये थोड़ा सा हुआ कि चलो भाई मैं भी देखता हूँ। मैंने भी अभी तक कोई विजिट नहीं किया था और बहुत अच्छी आपने मैनेजमेंट कर रखी है। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका ये जो ब्रांड है, ये जो स्टार्टअप है, बहुत अच्छे लेवल तक जाए। आप अभी जैसे आपके मैंने बॉक्सेस देखे, खुद की ब्रांड के नाम से आप उसको डिलीवर कर रहे हैं,
तो धीरे धीरे जब लोग टेस्ट करेंगे, उनको हेल्थ के लिए पता चलेगा, तो हाँ जी। ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी। अगर आपका फ्रूट अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हो, फेल कोई नहीं होता। हाँ जी। फेलियर होने का रीजन हमारा अपना होता है। मैं सीधी सी बात बोलूँगी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, लगा के छोड़ देंगे, गर्मी में अगर उसको नहीं देखेंगे, गर्मी से भी इसमें फंगस आता है और ज़्यादा सर्दी से भी आता है। मेन प्रॉब्लम वही है। और फार्म्स लोगों के फेलियर हुए हैं। एक फार्म मैंने भी देखा था नेशनल हाईवे के ऊपर, और लगा करके छोड़ दिया, नहीं ध्यान किया होगा, तो प्लांट सुन के वही था, फंगस आने के बाद में ख़त्म हो गया जी। किसी एक और फार्म में हुआ है, वहाँ फ्लड वाटर का पानी ज़्यादा दिन रुका रहा, उनका 2 एकड़ का पूरा फार्म खराब हो गया था। ओके मैम। रूट रॉट की प्रॉब्लम आने से खराब हो गया था। तो थोड़ा सा तो ध्यान इसमें करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे हमने लगा के छोड़ दिया, बंदे बैठा दिए हैं, बंदे देखेंगे, नहीं, आपको खुद भी ध्यान करना, खुद भी 2 साल हम लोगों ने खुद बहुत मेहनत की है। लेबर के साथ में मैं सारा दिन यहाँ लगी रही हूँ। खुद भी सीजर आप पकड़ेंगे, कटिंग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप सोचेंगे कि हमारे पास पैसा है, हमने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, वर्कर्स संभालेंगे, तो नहीं होगा। ठीक है मैम। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ठीक है किसान भाइयों, आज का एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। आज के एपिसोड में जैसा कि हम सब जानते हैं, कई चीजें हमें इम्पोर्टेंट सीखने को मिली। सबसे जरूरी बात थी कि जो स्पेसिंग यहाँ पे लगाई गई थी वो एग्जैक्ट नहीं है। 12 बाय 8 की स्पेसिंग पे अगर आप लगाते हैं तो वो एक आइडियल स्पेसिंग रहेगी, ताकि जब आपका जो ये ऑर्चार्ड है बड़ा हो, उसको फैलने के लिए उसको प्रॉपर धूप, सनलाइट उसको मिले। दूसरी चीज, 6 से 7 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है। सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर यही है कि फ्लड वाटरिंग, अगर आपकी मिट्टी के अंदर बारिश का पानी खड़ा होता है, ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसी मिट्टी में आप इसको ट्राई ना करें। थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर पूरा बाग एकदम से खत्म हो गया तो वहां आपको बड़ा घाटा किसान भाइयों को हुआ, इसीलिए उन्होंने इस खेती को छोड़ा है। और फंगस का इसमें ध्यान रखना है। विंटर्स में, समर्स में फंगस के लिए आप ऑर्गेनिकली भी मिट्टी के अंदर अगर आप नमी ज्यादा नहीं बनाए रखते हैं, मिट्टी के अंदर वापसा रहेगी तो फंगस ऑटोमेटिकली कम आएगी। प्लस आप कुछ प्रिवेंटिव स्प्रेज या फिर स्टेज के हिसाब से हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि फंगस और डिसीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। यहाँ से आप सीख सकते हैं। सभी फसलों के लिए ये कारीगर है फॉर्मूला जो हमने इस वीडियो में दिया है। और अच्छा खासा रेट, मिनिमम 50 रुपए तक का प्राइस आपको मिल जाता है। उसमें आपके 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की इनकम सिक्योर है। दूसरे साल से अगर मैं बात करूं, पहले साल की यील्ड नहीं ली जाती है। इन्होंने इंटरक्रॉप भी यहाँ पे कोई नहीं ले रहे हैं, अकेली ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो रही है। तो हो सकता है 2 साल के लिए आपका खेत आपको इनकम नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी, मार्केट आप खुद इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे। आप खुद अपने प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करें, सॉर्टिंग करें साइज के हिसाब से, ए और बी के हिसाब से, और अपनी ब्रांड बनाकर जो सिटीज में सेक्टर्स होते हैं या फ्रूट शॉप होती है, वहां धीरे धीरे आप खुद का अगर चैनल क्रिएट करेंगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेंगे। और सबसे जरूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ड्रैगन फ्रूट की। अगर आप खेती कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप केवल मंडी तक सीमित ना रहें। ये 2.5 लाख रुपए हमारे को तब मिल रहे जब हमारा 50 रुपए पे जा रहा है। अब इसको हम कितने रुपए पर बेच सकते हैं वही हमारा मैटर है, क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूस उतना ही है। अब आप इसको बेचने के लिए अगर 6 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे अपना चैनल क्रिएट करने में, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने में, हर शहर में प्रीमियम शॉप होती हैं, फ्रूट्स वाले होते हैं, ग्रोसरी स्टोर होते हैं, वहां आप सप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने नियर बाय, जहां आप इजीली दे सकते हैं। दूर आप नहीं भेज पाएंगे तो वहां अगर आप सेल करेंगे तो 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए तक भी ड्रैगन फ्रूट जाता है। और आप 6-7 लाख रुपए प्रति एकड़ साल का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन शर्तें, आप ट्रेनिंग कंसल्टेंसी ले, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं करनाल के अंदर। मैं सर का नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी जो ट्रेनिंग के अच्छे खासे स्केल पर जहाँ पर हो रही है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग, वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो ठीक है, यही था आज का एपिसोड। बाकी अगर आपके डाउट बच गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इजाजत दें। और अगर अभी तक आपने किसान दरबार सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार दिखाएं भाइयों। हम लगातार दूर दूर ट्रैवल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सपोर्ट में यही मांगते हैं कि आप किसान दरबार को भी आगे बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं। जय जवान जय किसान। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते।